हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 का पहला यूनिट वेव मोशन। तो दोस्तों वेव मोशन से ऑलरेडी 2 चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। दोनों ही चैप्टर के क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 का प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट पे एंड उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस 1 बाय 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखिए, कोई भी क्लास को मिस मत करिए, कोई भी क्लास को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, ठीक है। एंड इसीलिए मैंने क्या कराए हैं कि सारे टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, ठीक है। यानी ये दोनों चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं इन दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सारे क्लासेस 1 बाय 1 बारीकी से देखना होगा, ठीक है। पहले क्लास नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आपको सारे क्लासेस जो है देखना होगा, ठीक है। चलो तो बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग सारे क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर एक्वास्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। यूनिट 1 का तीसरा चैप्टर है एक्वास्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक है इको। इको के बारे में हमें पढ़ना है। इको क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से फैक्टर पे इको डिपेंड करता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन क्या है? साउंड का एक दूसरा इफेक्ट रिवर्बरेशन, ठीक है। तो ये रिवर्बरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या रिवर्बरेशन टाइम के ऊपर। रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिवर्बरेशन टाइम, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हमें समझना है, जिसे हमें पढ़ना होगा। एंड इस फॉर्मूला में यूज़ होने वाली जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हमें समझना है, उन सभी पैरामीटर्स को हमें समझना है, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, देखो बिल्डिंग में इको इफेक्ट को या फिर रिवर्बरेशन इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड सबके आखिर में पढ़ेंगे क्या, सबके आखिर में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन से बिल्डिंग के लिए रिवर्बरेशन टाइम का क्या रेंज होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। एंड एक और टॉपिक है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के, अल्ट्रासोनिक वेव के, वो हमें पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इको एंड रिवर्बरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इको एंड रिवर्बरेशन से जुड़े जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड, उसके प्रॉपर्टीज़ एंड उसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही छोटा होगा, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इको के बारे में। इको, ठीक है, व्हाट इज़ इको। अब इको क्या होता है, देखो इको कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए। इको से हम लोग बहुत ही फेमिलियर है, इको को हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो कोई भी फंक्शन अगर होता है वहाँ पे डीजे बजता है ना, सिंगर्स गाने गाते हैं, तो वहाँ पे उस फंक्शन पे, ठीक है, इको इफेक्ट दिया जाता है। सिंगर जब गाना गाता है तो वहाँ पे इको इफेक्ट दिया जाता है। इको क्या है दोस्तों, अभी मैं एक साउंड प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, उसका एक रिपीट होगा साउंड, ओके। जैसे कि मैं हेलो बोलूँगा तो उसके थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, फिर से एक हेलो साउंड प्रोड्यूस आएगा, हेलो साउंड सुनने को मिलेगा, मतलब हेलो 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 हेलो। ऐसे जो दूसरा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ इको, ठीक है। ये तो हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। इको क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस अगर होता है तो उसके बाद दूसरा साउंड जो सुनाई देता है दैट इज़ इको, ठीक है। साउंड को 2 बार सुना जाता है। लेकिन टेक्निकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टेक्निकली क्या होता है, कैसे इको फॉर्म होता है, वो हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, अभी क्या है कि हम लोग पहले तो साउंड का एक सोर्स लेते हैं। एक साउंड का एक सोर्स क्या है, स्पीकर से क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऐसे साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा। साउंड क्या है, एक वेव है, ओके। साउंड एक वेव है जो कि ट्रैवल करता है। अभी मीडियम पे ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल करेगा, आगे ऐसे ये फैल जाएगा।
यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ये पूरे मीडियम पे क्या है, फैल जाएगा एंड कंटिन्यूअसली ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है ना, जब तक कि ना इसको रोका जाए। अभी देखो ये हमारा एक मीडियम है, पूरा मीडियम है, बिल्कुल खाली मीडियम है। अगर यहाँ पे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड जो है वेव के आकार में ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब तक इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। ठीक है, इसको जब तक रोका या फिर टोका नहीं जाएगा तब तक साउंड जो है वो फैलता जाएगा। ठीक है, तो साउंड ऐसे फैल रहा है। अब हम लोगों ने क्या किए हैं, यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दिए हैं, तो क्या होगा, साउंड ऐसे ऐसे फैल रहा है, साउंड ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते 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 एक टाइम यहाँ पे आएगा, इसके साथ टकराएगा। टकराने के बाद क्या होता है, वेव रिफ्लेक्ट होता है, वेव फिर से वापस उस रास्ते में आएगा। ठीक है, वेव यहाँ पे ऐसे टकराएगा। चलो ये वेव हमारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टकराएगा, इस दीवार के साथ टकराएगा। ठीक है, फिर वो वापस आएगा। तो जो हम लोग यहाँ पे कई एक जगह पे खड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग खड़े हैं। अच्छा ये इसका कान हो गया। ठीक है, चलो ये इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप में से कोई एक है, ठीक है, जो कि यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, गाना सुन रहा है, इस स्पीकर से जो गाना बज रहा है सुन रहा है। तो क्या होगा, अभी देखो, अभी यहाँ पे इस स्पीकर पे जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली सुन पाएंगे। ठीक है, फिर ये साउंड ऐसे इधर जाएगा, इस पर टकराएगा, फिर जो वापस आएगा ना, ठीक है, उसको एक बार सुनेंगे। मतलब हमें दो साउंड सुनाई देगा, एक ही साउंड प्रोड्यूस होगा लेकिन दो साउंड सुनाई देगा। एक तो आपका डायरेक्ट साउंड जो हम लोग सुन पाएंगे, दूसरा क्या है, एक रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, तो इसी रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड, इसको हम लोग कहते हैं इको। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड को ही इको कहते हैं। जो पहली बार जो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देगा उसी को हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, साउंड और भी बार बार रिफ्लेक्टेड हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक और दीवार है, ऐसे साउंड यहाँ पे गया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे फिर रिफ्लेक्टेड हुआ। ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर हमारे पास आया। तो देखो यहाँ पे कितनी बार रिफ्लेक्टेड हो रहा है, 1 2 3 बार रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो इसको हम लोग इको नहीं कहेंगे। जो एक बार में रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसको हम लोग इको कहते हैं। तो इको क्या हो गया, इको इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड। इको इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड, दैट इज इको। हेलो रिफ्लेक्ट, ये आगे जाएगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा हेलो। ठीक है, ये ऐसे आगे जाएगा, दीवार से टकराएगा, फिर आके मुझे सुनाई देगा हेलो। तो 2 बार सुनाई दे रहा है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ उस बार सुनाई दे रहा है, जब रिफ्लेक्टेड होके वापस आ रहा है उस बार सुनाई दे रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड होके वापस आ रहा है, पहली बार जो पहला जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसी को हम लोग कहेंगे इको। ठीक है ना, चलो तो इको के बारे में अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, साउंड रिफ्लेक्ट होके हमारे कान पे वापस आता है, हम लोग उसको सुन पाते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड इज इको। ठीक है, तो इको का एक टेक्निकल डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन अभी हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, ये तो एकदम बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, इको इज़ द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड। बट इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि अगर पूछा जाए व्हाट इज इको, देन हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही लिखना होगा। चलो, द साउंड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स इज प्रोपगेटेड, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स इज प्रोपगेटेड। अब ये प्रोपगेटेड क्या होता है, इसको हम लोग फैलना कहते हैं। साउंड जो फैल रहा है मतलब प्रोपगेट हो रहा है। ठीक है, प्रोपगेटेड कंटिन्यूअसली, तो साउंड डेफिनेटली कंटिन्यूअसली ही प्रोपगेटेड होगा। ये कंटिन्यूअसली ये फैलते जाएगा ना। ठीक है, ओके। इन अ मीडियम इफ देयर इज नो ऑब्स्टकल। अब ये ऑब्स्टकल क्या है दोस्तों, ऑब्स्टकल है कोई ऐसा दीवार जो इसको रोक रहा है, कोई ऐसा चीज़ जो इसको रोक रहा है। हम लोग डिस्टर्ब देने वाले
सारी चीज़ों को ऑब्स्टेकल ही कहते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ भाई, ऐसे चल रहा हूँ, रास्ते में एक पत्थर आ गया जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो हमारा ऑब्स्टेकल हो गया। ठीक है, मैं कोई एक काम करना चाहता हूँ, कोई मुझे रोक रहा है, तो वो पर्सन क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। मतलब जो हमें डिस्टर्ब करता है, हमारे काम पे जो डिस्टर्ब करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्टेकल कहते हैं, या फिर डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्स्टेकल ही यूज़ किए हैं। तो देखो, द साउंड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स इज प्रोपेगेटेड कंटिन्यूअसली इन अ मीडियम इफ देयर इज नो ऑब्स्टेकल, बट लेकिन जब, बट व्हेन द साउंड मीट्स अ हार्ड सरफेस, ठीक है, हार्ड सरफेस, जब साउंड एक हार्ड सरफेस के साथ मीट करता है, ओके, तो ये किसका सरफेस है, ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल का सरफेस, ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ओके, ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। एंड दिस फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड, या फिर नोन एज इको। ठीक है, चलो ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज इको, देन आप कुछ इस तरह से अरेंज करके लिखिएगा, द साउंड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स इज प्रोपगेटेड कंटिन्यूअसली इन अ मीडियम इफ देयर इज नो ऑब्स्टेकल, बट व्हेन द साउंड meets a hard surface of an obstacle, it is reflected. This first reflected sound is known as echo. ठीक है, ओके, जब किसी सोर्स से कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो मीडियम पे कंटिन्यूअसली प्रोपागेट होता है, वो कंटिन्यूअसली फैलते जाता है जब तक उसको क्या है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं रोकता है। ठीक है, तो देखो, जब क्या है, जब ये किसी ऑब्स्टेकल के हार्ड सरफेस के साथ मिलेगा तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। एंड फर्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड क्या, इको। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो ये तो इको हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर के ऊपर इको डिपेंड करता है, इको कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, द क्लियर इको, अच्छा स्पेलिंग गलत हो रहा है, ECHO, द क्लियर इको डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स, तो क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, तो जो सरफेस के साथ साउंड टकराएगा उसको गुड रिफ्लेक्टर होना होगा। ठीक है, वो अगर अच्छा रिफ्लेक्ट कर पाएगा तो ही अच्छा साउंड, मतलब अच्छा इको सुनाई देगा। ठीक है, अगर खराब रिफ्लेक्टर हुआ तो फिर साउंड उतना अच्छा तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इको भी खराब सुनाई देगा ना। ठीक है, तो जितना हार्ड होगा या जितना स्मूथ होगा वो उतना ही हमें अच्छा इको सुनाई देगा। ठीक है, चलो ये तो पहला फैक्टर हो गया। अभी दूसरा फैक्टर क्या है, मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा हमें इको सुनाई देगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिफ्लेक्टर का उतना ही अच्छा हमें इको सुनाई देगा। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। अभी तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम क्या, सरफेस ऑफ
रिफ्लेक्टर, ठीक है। ओके, तो सोर्स एंड रिफ्लेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, इको सुनने के लिए जो मिनिमम एक अच्छा इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो लगभग आपका अप्रोक्स क्या होता है, 17 मीटर होता है, ठीक है। अप्रोक्स 17 मीटर दूर अगर आपका सरफेस है तो फिर आपको अच्छा इको सुनाई देगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसके ऊपर इको का क्वालिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स है एंड ये है सरफेस, इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपको 17 मीटर चाहिए, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, 17 मीटर चाहिए, तभी आपको अच्छा इको सुनाई देगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे अगर कम होगा तो फिर इको उतना अच्छा नहीं सुनाई देगा, ठीक है। साउंड जल्दी जाएगा, जल्दी वापस आएगा, इको आप समझ नहीं पाएंगे कि इको हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अपने रूम पे, जो रूम पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, सोते हैं उठते हैं, ठीक है, उस रूम पे हम लोग इको सुन नहीं पाते, ठीक है। उस रूम में इको सुन नहीं पाते, लेकिन उस रूम का जो आपका क्या है लेंथ है, ठीक है, वो अगर 17 मीटर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप इको सुन पाएंगे, क्योंकि साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, थोड़ा टाइम उसको देना होगा। ओके, पहले साउंड एंड दूसरे साउंड में आपको थोड़ा सा अंतर रखना होगा ताकि आप क्लियरिफाई कर पाए कि हाँ अब मैं इको सुन पा रहा हूँ। लेकिन अगर रूम छोटा होगा तो साउंड घटक से वापस जाएगा, घटक से आएगा, तो आप आप डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि पहला साउंड कौन सा है, सेकंड साउंड कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए ये बात आप याद रखिएगा, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस आपको 17 मीटर के आसपास चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो कुछ फैक्टर्स हो गया, ठीक है, इको सुनने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिवर्बरेशन पे। ओके, व्हाट इज रिवर्बरेशन? इको ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हेलो हेलो दो बार करके बोलेंगे तो इको आपको सुनाई देगा। रिवर्बरेशन, अब ये रिवर्बरेशन क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल इकोस, ठीक है। मल्टीपल इकोस मतलब अब एक इको से ज़्यादा, मतलब पहला जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उससे ज़्यादा बहुत सारे रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। मतलब यहाँ पे मल्टीपल इको होगा, एक इको नहीं होगा, ठीक है, एक साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे साउंड रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड आपका रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का भी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन समझते हैं पहले रिवर्बरेशन मतलब, रिवर्बरेशन होना साउंड का, उसका मतलब क्या है, साउंड जो गूंजते हैं ना, ठीक है। किसी भी रूम पे अगर आप चिल्लाएंगे तो या फिर कोई बात बोलेंगे तो साउंड देखिएगा कि साउंड गूंज रहा है चारों ओर, ठीक है, एक ही साउंड गूंज रहा है बार बार, दैट इज रिवर्बरेशन। साउंड का गूंजना ही होता है रिवर्बरेशन। ओके, अब ये रिवर्बरेशन कैसे होता है, मल्टीपल टाइम ऑफ ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं दिस इज आवर रूम, ओके, इस रूम पे हम लोग रहते हैं, बहुत ही प्यारा सा रूम है, छोटा सा रूम है, ओके। एंड यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, भाई यहाँ पे खड़ा है, अब ये एक साउंड प्रोड्यूस किया, ये एक ऐसे साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये साउंड अब क्या होगा, चारों ओर फैलेगा, ठीक है, चारों ओर फैलेगा, एंड क्योंकि चारों ओर क्या है, दीवारें हैं, तो दीवारों के साथ टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे इधर गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इधर गया, इधर भी रिफ्लेक्ट हो गया, इधर गया, ओके, इधर भी रिफ्लेक्ट हो गया, इधर गया, ठीक है, तो इधर से भी रिफ्लेक्ट हो गया। और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो फिर वो ट्रैवल करता ही रहेगा ना, ठीक है, इस मीडियम पे, तो वो आगे चलता ही रहेगा। तो रिफ्लेक्टेड साउंड दूसरी बार फिर रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है, इधर से जो आ रहा है साउंड ये ऐसे टकराया फिर रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब एक ही साउंड बार बार रिफ्लेक्टेड हो रहा है, बार बार दीवारों के साथ टकरा रहा है, बार बार रिफ्लेक्टेड हो रहा है, एंड वही रिफ्लेक्टेड साउंड बार बार जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है वो हमारे कान पे आके घुस जाएगा, मतलब हम लोग सुन पाएंगे, मतलब मल्टीपल टाइम हम लोग एक ही साउंड को सुनेंगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। एक ही साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होते 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 बार बार हम लोग उसको सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड साउंड का गूंजना, ठीक है, साउंड गूंज रहा है, मतलब साउंड का रिवर्बरेशन हो रहा है। ये हो गया हमारा रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इज नथिंग
बट मल्टीपल इकोस, ठीक है, एक ही साउंड को हम लोग बार बार सुन रहे हैं, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, बार बार सुन रहे हैं, दैट इज आपका रिवर्बरेशन। चलो अब ये तो रिवर्बरेशन का कंसेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ एंड डेफिनेशन आपको याद रखना है। चलो अब द prolonged reflection of a sound, the prolonged reflection of a sound in a room, ठीक है, the prolonged reflections of a sound in a room even after the sound source has been stopped, sound source has been stopped, ठीक है। The prolonged reflection of a sound in a room even after the sound source has been stopped is called reverberation, ठीक है। तो रिवर्बरेशन क्या है? द प्रोलॉन्ग रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक रूम पे साउंड सोर्स स्टॉप हो जाने के बाद भी जो साउंड सुनाई देते हैं वो थोड़ी टाइम तक रहता है, वही प्रोलॉन्ग्ड रिफ्लेक्शन। प्रोलॉन्ग्ड बोले तो क्या, थोड़ी टाइम तक वो रहता है, साउंड का जो सोर्स है वो स्टॉप हो जाने के बाद भी साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो सुनाई देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आपका रिवर्बरेशन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्यों होता है? क्योंकि घर में हम लोग चारों ओर देखो दीवारें हैं, नीचे फ्लोर है, ऊपर सीलिंग है, ठीक है। तो साउंड दीवारों से टकराता है, सीलिंग से टकराता है, फिर फ्लोर से टकराता है, मतलब चारों ओर वो टकराता है, बार बार टकराता है, बार बार रिफ्लेक्टेड होता है। एंड वही उसीलिए क्या है कि साउंड सोर्स जो है वो चुप हो जाने के बाद भी साउंड जो है वो गूंजते रहता है, दैट इज़ रिवर्बरेशन। चलो इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, बस चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही फेमिलियर चीज़ें, बहुत ही कॉमन सा चीज़ें है दोस्तों, ये आप डेली इसको महसूस करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि जो रूम बिल्कुल खाली रहता है उसमें साउंड का गूंजना ज़्यादा होता है, साउंड ज़्यादा देर तक गूंजता है, ठीक है। अगर रूम आपका खचाखच सामान से भरा है तो फिर उतना नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं आप वहाँ पे कपड़ा रख रहे हैं, बेड शीट लगाए हैं, अलमीरा लगाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, जिसकी वजह से क्या है वो ठीक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं। अभी कपड़ा क्या है, क्लोथ्स क्या है, बेड शीट क्या है, वो तो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ठीक है, वो साउंड को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर लकड़ी का कोई सामान है तो वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए सामान से भरा हुआ रूम पे हम लोग क्या रिवर्बरेशन नहीं सुन पाते हैं, इको भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रूम पूरा खाली है, नया बिल्डिंग तैयार हुआ है, रूम पे अभी कोई सामान नहीं घुसाए हैं, तो उस रूम पे जाइएगा एंड कुछ बातें कीजिएगा तो आपको अपना जो आवाज़ है, अपना जो साउंड है वो गूंजते हुए सुनाई देगा कि चारों ओर गूंज रहा है, ठीक है। चलो अभी रिवर्बरेशन तो हो गया दोस्तों, रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। व्हाट इज रिवर्बरेशन टाइम? द रिवर्बरेशन प्रोड्यूसेस कंटिन्यूस साउंड विथ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी अप टू अ पार्टिकुलर टाइम, आफ्टर दैट इट डिसअपियर, दिस टाइम इज नोन एज रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, डेफिनेशन मुझको भी उतना याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैं अपना जो नोट तैयार किए हूँ उससे आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। द रिवर्बरेशन प्रोड्यूसेस continuous sound, ठीक है। द रिवर्बरेशन प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस साउंड विथ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी अप टू अ पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, अप टू अ पार्टिकुलर टाइम, आफ्टर दैट इट appears, after that it disappear,
after that it disappear. This time is known as reverberation time. This time is known as reverberation time. ठीक है. The reverberation produces continuous sounds with the decreasing intensity up to a particular time. After that it disappear. This time is known as reverberation time. बात समझ में आया? देखो, जब हम लोग एक खाली रूम पे जाएंगे, एक आवाज़ करेंगे, ठीक है, कोई एक बात कहेंगे हम लोग, तो क्या होगा, आवाज़ करने के बाद हम लोग बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ठीक है, चुप हो जाएंगे, तो वो साउंड अब क्या होगा, चारों ओर जाएगा, फैलेगा, रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो सुनाई देते रहेगा, ठीक है, एक टाइम तक वो सुनाई देते रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, धीरे धीरे वो आपका उसका साउंड जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम सुनाई देगा, ठीक है, धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो जाएगा। पहले तो आपको ज़्यादा अमाउंट में सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, टाइम के साथ साथ वो डिसअपेयर हो जाएगा, धीरे धीरे कमते कमते डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसके लिए जितना वक्त लगता है, ठीक है, मतलब आपने साउंड प्रोड्यूस किए हैं, साउंड अब चारों ओर फैलेगा, तो यहाँ से बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो रहा है, चारों ओर फैलेगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे बार बार रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होते होते उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो वॉल्यूम है, धीरे धीरे कमते बिल्कुल आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वक्त के लिए, मतलब ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, प्रोड्यूस, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यहाँ से आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, एंड जब तक वो साउंड पूरा एकदम आपका क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा, मतलब थम जाएगा साउंड, आपको सुनाई नहीं देगा, ये पूरा टाइम आपको क्या कहेंगे, इसको रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। जितना वक्त तक साउंड गूंजेगा उसी को हम लोग रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। इसको हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जितना वक्त तक आपका साउंड गूंजेगा उसी को हम लोग कहेंगे रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। इसका ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, फटाफट से इसको लिखिए। व्हाट इज रिवर्बरेशन टाइम? द रिवर्बरेशन प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस साउंड विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी अप टू अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर दैट इट डिसअपियर, दिस टाइम इज नोन एज रिवर्बरेशन टाइम। अगर आपको रिवर्बरेशन टाइम पूछा जाए तो आप कुछ इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो अभी हम लोग बात करते हैं कैसे रिवर्बरेशन टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं 7 फार्मूला, ठीक है, या फिर 7 फार्मूला। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, 7 फार्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग रिवर्बरेशन टाइम को मेजर करते हैं। तो ये क्या है, T इजिकल टू 0.16 V एंड ये है अल्फ़ा एंड A, ठीक है। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिवर्बरेशन टाइम। T क्या है, रिवर्बरेशन टाइम है, एंड 0.16 V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द हॉल, ठीक है। जिस रूम की आप बात कर रहे हैं उस रूम का वॉल्यूम क्या है, उस रूम का आयतन क्या है, ठीक है। एंड A जो है दोस्तों, A है आपका क्या, A है आपका किसे कहते हैं, सरफेस प्रेजेंट इन द हॉल, एंड A इज़ द एरिया ऑफ ईच साउंड। तो A जो है दोस्तों वो आपका क्या है, एरिया है, ठीक है, जहाँ पे साउंड आपका एब्जॉर्ब होगा, जिस सरफेस पे साउंड एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग कहेंगे एरिया A, ठीक है, वो है A। एंड अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिखिए फटाफट से V, चलो यहाँ पे पूरा लिखा देता हूँ। T इजिकल टू रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है, एंड V जो है वॉल्यूम ऑफ द हॉल बोले तो जिस रूम की हम लोग बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस, एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट of absorption of sound energy, ठीक है। साउंड एनर्जी का जो एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसको हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, ठीक है।
ओके, बात समझ में आया। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता है। रिवर्सन टाइम क्या है, अभी अभी इसका डेफिनेशन देखे हैं। वॉल्यूम ऑफ द होल क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द, उस हॉल का जो वॉल्यूम होगा, उस रूम का जो आयतन होगा वही है वॉल्यूम। ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस, तो देखो उस रूम का जो इनर सरफेस है, मतलब जहाँ पे साउंड गूंजेगा, इस दीवार का, उस दीवार का, उस दीवार का, सारे जो मिला के जो सरफेस है, दैट इज़ द एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, एक रूम पे कितने सरफेस होते हैं, एक रूम के अंदर आप देखेंगे तो कितने सरफेस होगा, चारों ओर, चारों दीवार 4 सरफेस हो गया, ऊपर सीलिंग, नीचे फ्लोर, तो 6 दीवार हो गया। ठीक है, तो 6 सरफेस का जो सम होगा दैट इज़ द एरिया। ठीक है, क्योंकि वही से साउंड रिफ्लेक्ट होगा, वही से वापस आएगा। एंड अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी। तो इसी अल्फा को अब हम लोग देखेंगे, अल्फा क्या है, अल्फा को कैसे डिनोट करेंगे। देखो अल्फा को हम लोग कैसे निकालते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी of any surface is defined as the ratio of the sound energy. It is alpha is defined as the ratio of किसके बीच में, रेशियो ऑफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बिटवीन लगा देते हैं, बिटवीन, रेशियो बिटवीन क्या है, द साउंड एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस, द sound energy absorbed by the surface। ठीक है, साउंड एनर्जी by the surface to the total sound energy incident on the surface, to the total energy नहीं, total sound energy incident on that surface। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया दोस्तों, अल्फा इजिकल टू क्या रहेगा, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। ठीक है, एंड नीचे रहेगा टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस। ठीक है, अब ये हो गया अल्फा। ठीक है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस बाय क्या है, टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। मतलब एक आपका दीवार है, दीवार का सरफेस कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना साउंड ऐसे जाएगा, ये है आपका टोटल साउंड, जितना साउंड यहाँ पे जाके गिरेगा, ठीक है, इसके साथ टकराएगा, दैट इज द टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। एंड उसमें से कुछ साउंड एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये है आपका साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। तो ये सरफेस जितना साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, एंड जितना साउंड यहाँ पे आके टकराया उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो हमारे काम का चीज़ नहीं है अभी, क्योंकि उतना डीप में हमें नहीं दिया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल पूछे जाते हैं तो फिर आने का चांसेस है, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया बोलो दोस्तों, रिवर्बरेशन टाइम डिटर्मिनेशन करने का एक फॉर्मूला हो गया, सर्विन फार्मूला। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इको को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड रिवर्बरेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो अब क्या है, इको को जो है दोस्तों, हम लोग इको को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखो एक रूम पे अगर हम लोग जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसको रिड्यूस कर दें, मतलब हम लोग अभी दीवार को सॉलिड ना बना के उसमें विंडो लगा देंगे, उसमें हम लोग खिड़की लगा देंगे, तो क्या होगा, साउंड उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, साउंड बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इको उतना सुनाई नहीं देगा। ठीक है, एक रूम पे जितना ज़्यादा खिड़की होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका खिड़की होगा, दरवाज़ा होगा, उसमें कम इको सुनाई देगा। इको को हम लोग ऐसे कम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर
हम लोग घर के दीवार को रफ बनाएंगे, ठीक है, घर के दीवार को रफ बना के भी इको को कम कर सकते हैं, ठीक है। दीवार को बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाना है, दीवार को रफ बनाना है। या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल है, उसको अगर हम लोग घर में लगाते हैं तो फिर इको जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इको आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, एंड रिवर्बरेशन को कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों। रिवर्बरेशन देखो, रिवर्बरेशन वो तो होता ही रहेगा, ओके। फिर भी हम लोग उसको कैसे कम कर सकते हैं, घर में या फिर उस रूम पे हम लोग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को जितना लगाएंगे उतना हमारा रिवर्बरेशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है। साउंड कैसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब सरफेस अगर हमारा हार्ड सरफेस है एंड स्मूथ सरफेस है तो फिर साउंड तो रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना है, दीवारों को रफ करना है, विंडो का जो नंबर है वो बढ़ाना है, खिड़की का संख्या बढ़ाना है, ठीक है। एंड अगर हम लोग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं, पर्दा लगा देते हैं दीवार के सामने, आगे हम लोग क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, ओके, तो फिर हमारा जो रिवर्बरेशन है वो कम हो जाएगा, ओके। अभी रिवर्बरेशन का रेंज देख लो, रेंज ऑफ रिवर्बरेशन टाइम, कौन से बिल्डिंग के लिए रिवर्बरेशन टाइम क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। देखो, फॉर स्पीच, अभी सिंपली बात करने के लिए जो रिवर्बरेशन टाइम है वो आपका 0.5 सेकेंड होगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है, 0.5 सेकेंड, ठीक है। रिवर्बरेशन जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, मेरे यहाँ पे भी साउंड थोड़ा सा गूंज रहा है, लेकिन जो रिवर्बरेशन टाइम है, गूंजने का जो वक्त है, वो अगर 0.5 सेकंड है तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें रिवर्बरेशन, ओके, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा आपका क्या है, म्यूज़िक, फॉर म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक के लिए हम लोगों को जो रिवर्बरेशन टाइम है वो आपका 1.1 सेकंड से 2 सेकंड होगा तो फिर बेहतर सुनाई देगा, ठीक है। 1 से 2 सेकंड के बीच में अगर रहेगा तो म्यूजिक सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो डिस्टर्ब करेगा। म्यूजिक में बहुत सारा नॉइस आने लगेगा, ठीक है, म्यूजिक हम लोग अच्छी तरह से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो, देन उसके बाद फॉर स्मॉल थिएटर, स्मॉल थिएटर, ओके। स्मॉल थिएटर में क्या है, रिवर्बरेशन जो टाइम है वो आपका 1.0 से 1.5 सेकंड अगर रहता है तो फिर बेहतर रहता है। थिएटर में, स्मॉल थिएटर में 1 से 1.5 मतलब 1 सेकंड से 1.5 सेकंड तक अगर रिवर्बरेशन टाइम रहता है तो बहुत अच्छा है, ओके। देन उसके बाद अभी स्मॉल थिएटर हो गया, तो लार्ज थिएटर बोले तो आपका बड़ा सा थिएटर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो रिवर्बरेशन टाइम है वो अप टू 2.3 सेकंड है, इससे ज़्यादा नहीं होना है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो साउंड का क्लैरिटी जो है वो बिगड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो साउंड गूंजते रहेगा, एक बात कह दिया कि नमस्कार, आदाब, ठीक है, तो वही जो वर्ड है वही चारों ओर गूंजते रहेगा। जब दूसरा वर्ड बोलेगा तो फिर उसको ठीक तरह से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चारों ओर साउंड जो है गूंजते रहेगा, ठीक है। तो लार्ज थिएटर में क्या है, जो रिवर्बरेशन टाइम है वो अप टू 2.3 सेकंड के नीचे ही रहना है, ठीक है, ओके। स्मॉल थिएटर के लिए 1 से 1.5 सेकंड अगर रहता है तो बहुत अच्छा है। म्यूजिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से सुनना चाहते हैं तो फिर उसका रिवर्बरेशन जो है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में रहना होगा। एंड स्पीच के लिए, बातों के लिए 0.5 सेकंड अच्छा होता है, ठीक है, ओके। तो ये सारे चीज़ों को हमें, ये सारे रेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें बिल्डिंग को जो है डिज़ाइन करना होता है कि ऐसा हमें बिल्डिंग बनाना है जिसके अंदर अगर हम लोग बातें करेंगे तो रिवर्बरेशन जो है वो, रिवर्बरेशन टाइम जो है वो आधे सेकंड के कम ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके बातें। अगर रिवर्बरेशन टाइम 0 हो जाता है, रिवर्बरेशन टाइम अगर आपका 0 हो जाता है तो फिर क्या होगा दोस्तों, उस रूम को हम लोग कहेंगे क्या, डेड रूम, डेड साउंड रूम, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल आपका डेड हो जाएगा, साउंड ये कोई नहीं होगा, या फिर रिवर्बरेशन अगर नहीं होता है तो वो भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग डेड साउंड रूम कहते हैं। तो रिवर्बरेशन होना चाहिए,
हर एक रूम पे होना चाहिए, लेकिन रेंज में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज बताई, इस रेंज में अगर रिवॉल्यूशन टाइम रहता है तो बेहतर रहता है। अगर बहुत ही कम हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होगा साउंड सुनने में। ठीक है, चलो तो ये सारी चीज़ें था आज के क्लास में। अभी एक और चीज़ है, ठीक है, एक और चीज़ है, जब हम लोग देखो, अब मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ें मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये तो हम लोगों ने रेंज देख लिया, देखो तो अभी एक बिल्डिंग है या फिर एक हॉल रूम है हम लोग जो बनाए हैं, तो उसको हम लोग कब कह सकते हैं कि वो गुड एक्वास्टिकली वो गुड है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, एक्वास्टिकली वो बहुत ही अच्छा है, कब हम लोग कह पाएंगे ये बात, ठीक है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे बातें हैं जो कि आपको जानना है। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहा गया है द साउंड हेयर्ड बाय द ऑडियंस, द साउंड हेयर्ड बाय द ऑडियंस शुड बी सफिशिएंटली लाउड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल, ठीक है। तो उस हॉल के किसी भी कोने पे आप जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, तो वो साउंड का जो लाउडनेस है वो सफिशिएंटली सुनाई देना चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक कोने पे आप चले गए, वहाँ पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक तरह से साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आप दूसरे कोने पे चले गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लाउडनेस का साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब कान आपका क्या हो रहा है, कान बिल्कुल पक जा रहा है। ओके, कान बिल्कुल आपका उसको सह नहीं सकता इतना लाउडनेस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशिएंटली लाउडनेस पूरा हॉल में होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन उसके बाद द क्वालिटी ऑफ द स्पीच एंड म्यूजिक शुड नॉट बी चेंज्ड एनीवेयर इनसाइड द हॉल। तो जो स्पीच का क्वालिटी या फिर म्यूजिक का क्वालिटी है वो पूरा हॉल रूम पे बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसका क्वालिटी बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आप मिडिल पे बैठे हो तो आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, लेकिन आप पीछे चले गए तो आपको ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा देख लो, द देयर शुड नॉट बी फोकसिंग ऑफ साउंड ड्यू टू वॉल्स एंड सेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल। मतलब साउंड का फोकसिंग किसे कहते हैं, साउंड एक ही जगह पे फोकस हो रहा है, एक ही जगह पे अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन बाकी जगह पे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक तरह से, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह पे साउंड बहुत ही क्लियर सुनाई दे रहा है लेकिन दूसरी जगह पे साउंड सुनाई नहीं देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर देख लो, देयर शुड नॉट बी एनी अदर नॉइस फ्रॉम अदर सोर्सेज बोथ फ्रॉम आउटसाइड द हॉल एंड फ्रॉम विद इन द हॉल, ठीक है। तो उस हॉल पे कोई दूसरा नॉइस नहीं होना चाहिए, जो स्पीच बातें कर रहा है वही सुनाई देना चाहिए, जो म्यूजिक बज रहा है वही सुनाई देना चाहिए, बाहर से या फिर अंदर से कोई दूसरा साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरा कोई साउंड नहीं होना चाहिए। तभी जाके ये सभी चीज़ें अगर होता है तभी उस बिल्डिंग को, उस हॉल को हम लोग कह सकते हैं कि वो आपका एक्वास्टिकली वो बेहतर है, ठीक है। वो अभी साउंड का कोई फंक्शन करने के लिए, गाना का कोई फंक्शन करने के लिए या फिर कोई ड्रामा प्ले करने के लिए वो बेहतर है, ठीक है। ओके, तो ये आपका याद रखना होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, कैसा कैसा कंडीशन है, तभी जाके हम लोग उस रूम को, उस हॉल को आपका क्या कहेंगे, एक्वास्टिकली बेहतर कहेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में। देखो मैंने चीज़ों को ना आपको ज़्यादा बातों से समझाए हैं, ओके। तो बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कीजिए एंड डेफिनेशन जो लिखाए हैं वो आप लिखिए एंड उसको याद रखिएगा, तो फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड अगर आपके पास कोई किताब है तो किताब से भी आप कुछ चीज़ों को वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, ओके, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। आप चाहे किताब से पढ़ें, आप चाहे यहाँ से पढ़ें, आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। मेरा काम है कंसेप्ट समझाना, एंड उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, लेकिन नोट्स के जो है नोट्स आप दूसरे कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं, किताब से, ऑनलाइन से, या फिर गूगल से, कहीं से भी ठीक है। तो मेरा काम है यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाना एंड उसके साथ साथ मैं नोट देता हूँ, बस यही, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में। चलो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना, ओके।